किताबों में छपे पाठ्यक्रम को लेकर विवाद की स्थितियां अक्सर सामने आती हैं। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के आरोप अक्सर लगते हैं। एक बार फिर ऐसा ही एक विवाद सामने आया है एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की किताब में छपे एक नक्शे को लेकर, जिसमें राजस्थान के जैसलमेर, मेवाड़ और बूंदी समेत कई हिस्सों को मराठा साम्राज्य का हिस्सा तक बता दिया गया। जिसके बाद राजस्थान के विभिन्न पूर्व राज परिवारों के सदस्य मैदान में कूद गए और इसको लेकर विरोध जताया। जैसलमेर के पूर्व राजघराने के सदस्य चैतन्य राज सिंह भाटी, उदयपुर के पूर्व राजघराने के सदस्य और नाथद्वारा से विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ और उनकी सांसद पत्नी महिमा कुमारी, बूंदी के पूर्व राजघराने के सदस्य ब्रिगेडियर भूपेंद्र सिंह हाड़ा ने एनसीईआरटी के शिक्षाविदों पर जमकर हमले बोले हैं। इसी विवाद को लेकर अलवर के पूर्व राजघराने के सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि तथ्यों के आधार पर इतिहास को पेश किया जाए, किसी एजेंडे के आधार पर नहीं। ऐसे में आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि क्या वाकई में इतिहास को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और यदि हां तो इसके पीछे कौन सी ताकतें होती हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं डॉक्टर हेमंत भाई गोयल जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है हेमंत भाई जी आपका। हमारे साथ में प्रियदर्शी भटनागर जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रियदर्शी जी आपका भी बहुत स्वागत है। कुछ देर में हमारे साथ में प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा जुड़ेंगे, जो कि एक इतिहासकार है। फिलहाल चर्चा की शुरुआत करते हैं हेमंत भाई जी से। डॉक्टर हेमंत भाई गोयल जी, आप मुझे बताइए, आखिर ये जो विवाद की स्थिति है, ये जो पैदा हुई है एनसीईआरटी को लेकर, एनसीईआरटी की बुक को लेकर, तो पहली बार तो नहीं है कि ऐसी स्थितियां पैदा हुई हो। अमूमन हर बार पाठ्यक्रम को लेकर ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है। वजह कौन है, कौन सी ताकतें होती है पीछे इसके? दीपक जी देखिए, एनसीईआरटी देश की राष्ट्रीय प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था है और ये विवाद, सही कहा आपने, पहली बार नहीं हुए। ये अक्सर इस तरह के विवाद पाठ्य पुस्तकों में विवादित पाठ्यक्रमों को जोड़ने के पर होते रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आता कि वहाँ पर इतने मूर्धन्य लोग बैठे होते हैं, लेकिन क्यों नहीं वो इतिहासकारों से विचार विमर्श करके और ऐसे पाठ्यक्रमों में ऐसी चीज़ों को शामिल करते हैं। क्योंकि अब जब आप ऐतिहासिक साक्ष्यों से, तथ्यों से छेड़छाड़ करेंगे, ऐतिहासिक चीज़ों से आप छेड़छाड़ करेंगे, तो वो निश्चित रूप से घातक सिद्ध होगा। और वो उन लोगों के लिए बहुत संवेदनशील विषय है जिनके वंशजों ने, जिनके पूर्वजों ने शौर्य गाथा लिखी, और किस तरह की उनकी यहाँ पर शौर्य गाथा रही है। राजस्थान में, राजस्थान तो एक मेवाड़ों की धरती रही है, बहुत शूरवीरों की धरती रही है, उनका ऐतिहासिक गौरवशाली शासन रहा है। जब उनके साथ इस तरह की बातें आती हैं तो निश्चित रूप से वो बहुत संवेदनहीनता को जाहिर करते हैं। लेकिन अब ये समझ में नहीं आती कि ऐसे लोग, ऐसी प्रतिष्ठित संस्था क्यों अपनी छवि को धूमिल करने जा रही है। हमने पहले भी देखा कांग्रेस शासनकाल में, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, कांग्रेस शासनकाल में भी हमने देखा। उस समय तो इस तरह के आरोप भी लगते थे कि एनसीईआरटी की पुस्तकों में मुगल शासकों को ज्यादा महिमा मंडित किया जाता है, हिंदू शासकों को स्पेस कम दिया जाता है। और यहां तक आरोप लगे कि भाई गांधी नेहरू को स्पेस ज्यादा मिलता है किताबों में, लेकिन भगत है, सुभाष चंद्र बोस है, उन लोगों को स्पेस कम मिलता है। दूसरे और जो हमारे महान इतिहास शासक थे, जो लोग थे, उन लोगों को स्पेस कम मिला। तो इस तरह के आरोप पहले भी लगते रहे, लेकिन ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की चीजों पे बहुत ज्यादा सरकार को सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। ठीक है, प्रियदर्शी जी आप मुझे बताइए, क्या ये तमाम जो स्थितियां पैदा होती है एनसीईआरटी की किताबों को लेकर या किसी दूसरे बोर्ड की किताबों को लेकर भी, पिछले दिनों हमने देखा था राजस्थान में भी ऐसी विवाद की स्थिति पैदा हुई थी, तो क्या जानबूझकर किया जाता है या जो शिक्षाविद जो इसमें शामिल किए जाते हैं, जिनके कहने पर ये जो पूरा पाठ्यक्रम सिलेबस तैयार किया जाता है, ये उनकी मंशा होती है? होता क्या है ये पूरी वजह, क्या लगता है आपको? देखिए, जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है उसको अगर चेंज किया जा रहा है तो मेरी दृष्टि में उसके पीछे कोई ना कोई मंशा काम करती है। आज का जो विषय है जी, उस विषय में भी साफ तौर पे आप देख लीजिए, राजस्थान की राजपूती आन बान शान और शूरवीरों शासकों की वीरता और योगदान का तिरस्कार किया गया है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 17/7/2025 को महात्मा गांधी जी की हत्या, हिंदू मुस्लिम एकता, आरएसएस पर प्रतिबंध, गुजरात दंगे, इनको पाठ्यक्रम से तो हटाया, साथ में अकबर क्रूर शासक था, औरंगजेब एक सैन्य शासक था, इसके साथ साथ के अंदर
मराठा साम्राज्य को लेकर जो पूर्व में 1.5 चैप्टर पढ़ाया जा रहा था, 1.5 पेज था, उसको 22 पेज के अंदर तब्दील किया गया। तो हम ये पूछना चाहते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, अमित शाह जी, क्या राजस्थान को नीचा दिखाना चाहते हैं? राजपूतों की आन बान शान को नीचा दिखाना चाहते हैं? आज इसका सबसे किस मंशा से किया गया है, इसका सबसे सही उत्तर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार या उनके कोई नुमाइंदे को सामने आके स्पष्टीकरण दे देना चाहिए। अभी आप देख लीजिए, पूरे देश प्रदेश के सारे चैनलों पे, अधिकांश चैनलों पर, सब जगह अखबारों में, सब जगह इस विषय के ऊपर चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। तो ये क्या दिखाता है? ये साफ तौर पे दिखाता है कि राजस्थान का तिरस्कार करने का केंद्रीय मोदी सरकार का मानस है। हम उसका विरोध करते हैं। हम कहते हैं जो वास्तविकता है, जो तथ्यों की वास्तविकता है, उसको पढ़ाया जाए। हम भी इसी पे विश्वास करते हैं। जी प्रियदर्शी जी, आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे, हो सकता है, ठीक है, उन्हीं की कार्यकाल में हुआ सवाल तो उठना लाजमी, लेकिन बीजेपी के एक विधायक और बीजेपी के एक सांसद, वो तो खुद इस पूरे मामले में एनसीईआरटी को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। विश्वराज सिंह मेवाड़ और महिमा कुमारी मेवाड़, बिल्कुल बीजेपी एमएलए है मेवाड़ से, विश्वराज सिंह जी उनकी धर्मपत्नी है, महिमा कुमारी जी, दोनों ने आरोप लगाया। तो इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा? इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य होगा कि उन्होंने उन शिक्षाविदों को कटघरे में खड़ा किया है। प्रियदर्शी जी, उन्होंने शिक्षाविदों को कटघरे में खड़ा किया कि क्या उनको खुद को एजुकेट करने की जरूरत नहीं है, जो कि इस तरीके से गलत तथ्य पेश कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट में क्या कहा कि शिक्षा विशेषज्ञों को क्या शिक्षा कहां से देनी पड़ेगी, ये भी एक विषय। तो बिल्कुल, अब आप देख लीजिए, आज सेंट्रल के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आज जवाबदेही सबसे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी की बनती है। और इसके पीछे ये किस वजह से हुआ है? जानबूझ के हुआ है, गलती से हो गया, सेवन से हो गया, उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, स्पष्टीकरण आनी चाहिए। तो कोई किसी बात की तय पे पहुंचा जा सकता है कि भाई कारण क्या है। ठीक है, पर अभी तक यही माना जा रहा है कि राजस्थान को लज्जित करने के आशय से ये किया गया काम है, और हम इसका विरोध करते हैं। हेमंत भाई जी, इनको लगता है राजस्थान को लज्जित करने, मुझे नहीं लगता कि दीपक जी देखिए, केंद्र सरकार इसमें किसी पर्टिकुलर किसी राज्य को लज्जित करने के मकसद से ऐसा करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। कोई भी सरकार इस तरह का नहीं चाहेगी कि वो राजस्थान को लज्जित करे, अथवा राजपूतों को लज्जित करे, अथवा मेवाड़ा को लज्जित करे। ये बात बिल्कुल ये बहुत ऊंची मानसिकता की परिचायक है। इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। मैंने खुद ने कहा कि एनसीईआरटी में जो लोग बैठे हैं, क्या उन लोगों को इतनी समझ नहीं है कि भाई ऐसे पाठ्यक्रमों को, ऐसे विषयों को शामिल करने से पहले इतिहासकारों से विचार विमर्श किया जाए? क्या ऐतिहासिक तथ्यों से उनको तोड़ मरोड़ करने की उनको इजाजत मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? मैं खुद कह रहा हूं। लेकिन फिर मैं ये बात कहता हूं कि इस तरह के मुद्दों, ये बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं, क्योंकि ये शौर्य और गाथा से जुड़े मुद्दे हैं, ये हमारी आन बान के मुद्दे हैं। इन पर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। तो ये कांग्रेस बीजेपी का प्रश्न नहीं है। मैं तो कहता हूं, राजनीति विज्ञान की एक किताब में तो हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द का उल्लेख किया गया। तो क्या ये भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह, आप हर बात का ठीकरा नरेंद्र मोदी अमित शाह के सिर पर फोड़ते हैं, ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो शिक्षाविद बैठे हैं, जो कर्ता धर्ता उस एनसीईआरटी में बैठे हैं, उनकी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। ये मानसिकता कांग्रेस के राज में भी झलकती थी, और मैं तो ये फिर ये कह सकता हूं कि क्या कांग्रेस की मानसिकता के लोग आज भी एनसीईआरटी बोर्ड में बैठे हैं क्या? फिर तो मैं ये भी कह सकता हूं। तो हमें इस तरह की ओछी बातें नहीं करनी चाहिए। निश्चित रूप से ये हम सभी के लिए ठीक है, ठीक है। अब एक बार प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा जी, जो कि इतिहासकार है, वो भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत भी करता हूं, लेकिन आपसे दरख्वास्त करता हूं कि एक बार ये जो आपका फ्रेम है उसको ठीक कर लीजिए, इसको रोटेट कर लीजिए सर। जी ठीक है, बिल्कुल सर। और स्वागत है आपका प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा जी। मुझे बताइए, ये जो विवाद की स्थिति पैदा हुई है, इसमें आप बताइए आखिर क्या था? क्या वाकई में मराठाओं का साम्राज्य था राजस्थान के मेवाड़ में, बूंदी में या जैसलमेर में, या फिर ये गलत तरीके से उन तथाकथित शिक्षाविद जो थे, उन्होंने गलत तरीके से ये पूरी जानकारी परोस दी एनसीईआरटी की किताब में? देखिए साहब, साम्राज्य होना और उनका चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने के लिए बार बार इंटरफेरेंस करना, इन दोनों में बहुत फर्क है।
और इसके द्वारा बताया गया है, उस मैपे में देख रहा हूं कि उनके साम्राज्य को पूरा बताया गया है। तो ऐसा साम्राज्य मराठाओं का राजपूताना में कभी भी नहीं था। और विशेष करके अगर आप देखें तो जयपुर में, जोधपुर में उन्होंने सत्ता में कौन बैठेगा और जो आपसी विवाद होता था भाइयों का, उसमें उन्होंने दखल दिया था, उन्होंने पैसे लेकर के दखल दिया था। और इस ईश्वर सिंह को तो सांप से कटवा करके अपनी आत्महत्या करनी पड़ी थी, क्योंकि वो मराठों को पैसा नहीं चुका पाए थे। तो इंटरफेरेंस था उनका, लेकिन मेवाड़ में तो वो इंटरफेरेंस भी नहीं था। तो हम देखते हैं कि टोटल जो इस तरह का जो ये एक पूरा साम्राज्य जो बताया गया है रंग के माध्यम से, ये मैं मानता हूं कि ये इतिहास की सबसे बड़ी एरर है। और दूसरा ये कि जो बताया जा रहा है कि अरे वहां पर इतिहासकारों को बुला करके लिखवाया जाता है, वहां पर कोई किसी अननोन व्यक्ति ने ये नहीं लिखा है। यहाँ पर जवाबदेही तय करनी होगी कि जिनको बुलाया गया था वो इतिहासकार हैं और उनको बुला करके उन्होंने लापरवाही से कार्य किया है, और इसके पीछे उनको एविडेंस देने पड़ेंगे कि आप एविडेंस दीजिए कि क्या वाकई में इतना साम्राज्य था। ठीक है, कोई तकनीकी खामी इस वजह से संभवतः उनकी आवाज हमारे पास तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन हेमंत भाई गोयल जी भी हमारे साथ में मौजूद है। हेमंत जी, आपने सुना, इन्होंने कहा कि साफ तौर पे, सीधे तौर पर कोई साम्राज्य उनका नहीं रहा, सिर्फ दखल उनका रहता था। दीपक जी, मैं पढ़ रहा था कि रावल जैसल के वंशजों ने करीब 700 साल तक लगातार सतत रूप से जैसलमेर पर राज किया। कभी मराठा लोगों ने आक्रमण भी नहीं किया, उनका कोई प्रभुत्व नहीं रहा, उनका कभी कोई दबदबा नहीं रहा। मुगलों ने भी अगर जब आक्रमण किया तो वो जीत नहीं पाए। तो इस तरह का इनका राज, और 300 साल तो उसमें मुगल साम्राज्य के भी थे 770 सालों में। यानी आप देखिए कि गणतंत्र, भारत के गणतंत्र स्थापित होने तक उन्होंने लगातार 770 साल तक राज किया। तो ऐसा जब गौरवशाली इतिहास उनका रहा है, ऐसा गौरवशाली उनके शासन रहे हैं, अब वहां पर अगर इस तरह की बातें होती हैं तो निश्चित रूप से वो संवेदनहीनता को दर्शाने वाली बातें होती हैं। तो बार बार ये बात आती है कि कौन से ऐसे इतिहासकार हैं जिनको एनसीईआरटी बुलाकर और इस तरह से इतिहास के तथ्यों से छेड़छाड़ करके इन चीजों को शामिल करवा लेती है। क्या छदम इतिहासकारों को बुलाया जाता है क्या, या फिर शिक्षाविद अपनी मनमानी तरीके से इस तरह की चीजों को शामिल कर देते हैं? ये निश्चित रूप से जांच का विषय है। और जब केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री के संज्ञान में चीज आएगी तो निश्चित रूप से इस पर जांच भी होगी, इस पर जांच कमेटी भी बैठेगी और इस तरह की बातों का कोई संज्ञान भी लिया जा सके। ठीक है, प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कुछ बोलना भी चाह रहे हैं क्योंकि बीच में कोई तकनीकी खामी के कारण उनकी आवाज हमारे पास तक नहीं पहुंच पा रही थी। चंद्रशेखर जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरा वो कनेक्शन ऑफ हो गया था। तो ऐसा है कि किसी भी बुक में इतिहास की अब तक की जितनी किताबें हैं, चाहे वो मराठा इतिहासकार सर युगनाथ सरकार हो, चाहे राजस्थान के इतिहासकार, राजपूताना के इतिहासकार जीएन शर्मा वगैरह, काफी ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने की लिखा है, कहीं पर भी इस तरह के पूर्ण साम्राज्य का उल्लेख जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और विशेषकर आप देखें उसमें अहमदाबाद से लेकर के जयपुर तक का पूरा नक्शा खींचा हुआ है, जो बड़ा मुझे भी देख करके भी जो लगा, मैंने कहा बड़ा हास्यास्पद है। ये ऐसा किसी भी इतिहास में इस तरह का जिक्र नहीं आता है, किसी भी बुक में इसका रेफरेंस नहीं है। हाँ, उन्होंने 2-4 जगह अपना इंटरफेरेंस किया था 1750 तक, 1740 तक उनका सक्रिय मतलब की भूमिका रही है। लेकिन मेवाड़ में तो बिल्कुल भी, मेवाड़ में तो उल्टा मराठों को भगाने के लिए हुल्डा सम्मेलन का आयोजन किया गया था और उसकी अगुवाई जो थी मेवाड़ के महाराणा ने की थी कि मराठों को बाहर निकालना है, उसके लिए हुल्डा सम्मेलन हुआ है और वो इतिहास में फेमस रहा है। तो और वहां पर जो बुलाया गया है, वहां पर इतिहासकारों को ही बुलाया जाता है, मुझे पता है, आई नो वेरी वेल। और वहां पर भी चूज किया जाता है, तो चूज करके जो बुलाए जाते हैं, आप उसको समझना मिस्टेक कहाँ होती है। जहां पर आप इस तरह का आप क्वालिटी नहीं देख करके आप अपने मिलने वालों की पसंद देखते हैं, तब इस तरह की एरर्स होती है। उनको चेक नहीं किया जाता है, उन पे अंधा विश्वास किया जाता है। ठीक है, प्रियदर्शी जी, आपने सुना, ये एक आरोप है कि सरकारें चाहे से कोई सी भी आ जाए, कांग्रेस की सरकार आ जाए, बीजेपी की सरकार आ जाए, लेकिन जो वहां बैठने वाले लोग होते हैं वो अपने से जुड़े हुए लोगों को जरूर बुला लेते हैं। और शायद ये गलतियां तभी होती है। यदि राजस्थान के बारे में आपको इतिहास लिखवाना था, बताना था, बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबें तैयार करवानी थी, तो उम्मीद ये की जाती है कि राजस्थान से जुड़े इतिहासकारों को आप बुलाते हैं। देखिए, बिल्कुल बात सही है, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं कि प्रत्यक्ष रूप से ऐसे इतिहासकारों की गलती है। लेकिन
हेमंत भाई गोयल जी की भारतीय जनता पार्टी के प्रति सरपरस्ती तो समझ में आती है, लेकिन ये बड़े राजस्थान के सम्मान के ऊपर बड़ा खिलवाड़ है। हेमंत जी ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा चीज हो गई, राजस्थान की सम्मान आन बान शान से छेड़छाड़ हो गई, उसका तिरस्कार हो गया। ये कह रहे केंद्रीय सरकार को ये बात अभी तक पता ही नहीं चली है, शिक्षा मंत्री को पता नहीं चली, मोदी जी को पता नहीं चली, वरना अभी तक तो स्पष्टीकरण आ जाता। तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये इस तरीके की बात करते हैं। हमारी दृष्टि के अंदर ऐसा है कि उनको पूरा संज्ञान में है, लेकिन वो जिसकी गलती हुई है उनसे, उसको वो संज्ञान में आने के बावजूद भी उस पर वो जवाबदेही से बच रहे हैं, और यही उनकी गलती को साबित करता है। अगर कोई गलती हो गई है तो जो भी उसके लिए जिम्मेदार है, तो ये सरकार उस पर आगे बढ़कर कह सकती है कि अमुक व्यक्ति की गलती है और उस पर हम क्षमा मांगते हैं, या जो भी स्थिति है या हम ये कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्षमा याचना की जगह राजस्थान को लज्जित करने के लिए क्षमा याचना की जगह ये बोल रहे हैं गोयल साहब कि उनको तो संज्ञान में नहीं है, और अगर संज्ञान में नहीं है तो ये भी केंद्रीय सरकार के लिए दुर्भाग्य की बात है, बड़ी शर्म की बात है। उनको इस पद पे रहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि जब वो राजस्थान जितना बड़ा स्टेट है, डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। जब इंजन का जब इंजन एक सीज पड़ा हुआ हो तो फिर कैसे गाड़ी चल सकती है? फिर काय का डबल इंजन हो गया? ठीक है। मेरी दृष्टि के अंदर ये जानबूझकर किया हुआ राजस्थान को लज्जित करने के लिए किया हुआ काम है, जिसकी हम कड़ी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। ठीक है हेमंत भाई जी, ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या पता नहीं लगा होगा कि अभी तक, क्योंकि जब जैसलमेर के पूर्व राज परिवार के सदस्य जो हैं, जिन्होंने सबसे पहले कल शाम को ट्वीट किया था, उन्होंने जो केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको टैग भी किया है एक्स पर पोस्ट करते हुए। मैंने ये कहा कि कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, आजकल की बात है, मैंने ये नहीं कहा। तो अब चूंकि उनकी संज्ञान में चीज आई है तो उस पर आप इंतजार कीजिए, क्यों नहीं उस पर कुछ काम होगा? ऐसा नहीं हो सकता कि उस पर कोई काम तो नहीं हो, आप कह रहे थे संज्ञान में नहीं आई है, आपको पता भी चल गया कि संज्ञान में आ गई है। मैं प्रियदर्शनी जी, मुझे नहीं पता उनकी संज्ञान भाई टैग किया है, संभावनाओं के तौर पर कह रहे हैं कि यदि बिल्कुल सही है, सही है, संभावना व्यक्त की जा सकती है जी। आप कंटिन्यू कर सकते हैं तो मैंने ये नहीं कहा, जब कल की बात है, कल ये टैग हुआ है, तो ये जरूरी नहीं कि एक देश भर के सारे ट्वीट्स को, एक्सपोर्ट्स को मंत्री देखता हो, वो देखने में भी उसमें समय लगता होगा। तो ये कोई एक सप्ताह या 2 सप्ताह पहले की बात नहीं है, ये आज और कल की बात है। तो हेमंत जी, मैं आपको एक चीज आपका ध्यान आकर्षित कर दूं, मैं आपको तारीख बता रहा हूं, 17/7/2025 को जब एनसीईआरटी के द्वारा राजस्थान से संबंधित पुस्तकों में इस तरीके का फेरबदल किया जा रहा था, वो मेरे पास दैनिक भास्कर और दूसरे अखबारों में खबी हुई खबरों के अंश है, मैं उसको पढ़ के बता सकता हूं कि सोशल साइट पर सिख व मराठा चैप्टरों को शामिल किया गया। पहले 1.5 पेज था, अब 22 पेज किया गया। अकबर क्रूर शासक था, महात्मा गांधी की हत्या और ये हिंदू मुस्लिम एकता, आरएसएस पर बैन, गुजरात दंगों को हटाया गया। 17/7/2025 को केंद्रीय सरकार के द्वारा जो ये काम किया गया था, तभी उनकी जानकारी में आ गया था, उनकी संज्ञान में आ गया था। 17/7/2025 से आज तारीख तक आप देख लीजिए, तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि वो उनके संज्ञान में नहीं था। राजस्थान के और देश प्रदेश के सारे अखबारों में खबर छपी थी और सेकंड पेज पे छपी थी, उसका अंश ऐसा है, मेरे सामने, मैंने पढ़ा भी है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते। प्रियदर्शी जी, जो आपको उचित लगता है आप बोलेंगे, जो मुझे उचित लगता है मैं बोलूंगा। आप अपनी बात मेरे मुंह में नहीं डालेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं, पर आप थोड़ी निष्पक्षता से। चलिए ठीक है, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, आप मुझे ये बता दीजिए, ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, ये जो इतनी बड़ी बड़ी खामियां आ गई है सामने, जब आप कह रहे हैं कि ऐसा इतिहास में था ही नहीं, ये पूरा का पूरा गलत तरीके से पेश किया गया, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आने वाली नस्लों को आप खराब कर रहे हैं, जो उन किताबों को पढ़कर आगे जाएंगी। सर, ऐसा है कि मैं देखता हूं कि मैं इसको लेकर के, जो पुस्तकों के लेखन को लेकर के, जो एक आपका पसंद और नापसंद जो बनता है, वो पसंद और नापसंद कहीं न कहीं उसमें आपके मिलने वाले या आपकी विचारधारा या हर सरकार करती है। तो मैं मानता हूं कि एजुकेशन के अंदर जो इस तरह का जो है कि उसका एक्सपर्ट कौन है, पर्टिकुलर कोई चैप्टर है, हो सकता है जैसे कि मैंने अपने जीवन में महाराणा प्रताप पर मेरी पहली पीएचडी है इस देश की, तो अगर उसके संबंधित कोई है तो ऐसे लेखकों को उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। किसी ने मराठा हिस्ट्री पर काम किया है तो उसको मराठा हिस्ट्री वाले को बुला करके उसको चूज। आपको ऐसा नहीं, तो जब तक ऐसा नहीं होगा, ये हम देखते हैं कि पहले भी होता आया,
पहले भी एनसीईआरटी पे, एसआईआरटी पे इस तरह के आरोप लगते हैं, कोई आज नहीं लग रहे हैं, पहले भी लगे हैं। मुझे तो इस बात का भी आश्चर्य है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अकबर को धर्मनिरपेक्ष शासक बताया गया। मैं कहता हूं कि वहां का जो लेखक जिसने भी इसको लिखा है वो इसको प्रमाणित करके बता दे कि अकबर धर्मनिरपेक्ष शासक था। तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं उस बुक के अंदर। अकबर की धर्मनिरपेक्षता कुछ भी नहीं थी। जब वो राम प्रसाद नाम के हाथी को भी पीर प्रसाद कर देते हैं, इस धर्मनिरपेक्षता का आप हवाला दे रहे हैं। तो उसमें मैं मानता हूं कि इन बुक्स में, जैसे अभी आपने नक्शे वाला जो मुद्दा उठाया, मराठा साम्राज्य का मुद्दा उठाया, मराठाओं ने पूरे भारत में चौथ और सरदेशमुखी वसूल किया है, और उनका जो साम्राज्य का जो एरिया था, साम्राज्य का एरिया वो कहलाता है जहां पर उनके सिक्के चलते हैं, जहां पर उनके आदेश चलते हैं, जहां पर उनका राजस्व रिकॉर्ड है। तो इस पूरे राजपूताना में न तो उनके सिक्के चले, न उनका कोई राजस्व रिकॉर्ड, न उन्होंने यहाँ पर कोई पट्टे जारी किए। तो इस तरह से आप कैसे नीचा दिखा सकते हो पूरे राजपूताना को? और विशेष करके मेवाड़, वहां तो फिर भी इंटरफेरेंस रहा है, लेकिन मेवाड़ में तो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं, और यहाँ पर उनको भगाने के प्रयास किए गए हैं पूरे राजपूताना को एक करके। तो ये एक बात गले नहीं उतरती है। इसकी आपको इसकी जांच होनी चाहिए, और किन लेखकों ने लिखा है वो कहीं न कहीं सरकारी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालयों से, कॉलेजों से जुड़े हुए लोग होंगे, और निश्चित रूप से उनके साथ में। मुझे ये बताइए चंद्रशेखर जी, विचारधारा का भी प्रभाव पड़ता है क्या इन सब चीजों में? देखो, ऐसा है कि विचारधारा का प्रभाव कनेक्शन में पड़ता है, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, ठीक है। उसमें तो उस संपर्क का तो असर पड़ता ही पड़ता है। उस समय पहले की सरकारों में उनके संपर्क के लोग जाते थे, अभी की सरकारों में अभी के संपर्क के लोग जाएंगे। अरे आप एक्सपर्टीज देखिए कि कौन एक्सपर्ट है उसका, और उसको एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करके आप बच्चों के फ्यूचर के साथ में, देश के फ्यूचर के साथ में। ठीक है सर, ठीक है। प्रियदर्शी जी, आपकी आखिरी टिप्पणी सर। देखिए, एनसीईआरटी के माध्यम से मोदी सरकार ने राजस्थान के शूरवीर शासकों का जो अपमान किया है, हम उसकी निंदा करते हैं, और इसके संदर्भ में हम उम्मीद करते हैं शीघ्र ही केंद्रीय सरकार के मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए, नहीं तो राजस्थान की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। ठीक है दीपक जी, देखिए को पैनलिस्ट चंद्रशेखर शर्मा जी इतिहासकार हैं, और उन्होंने बहुत बड़ी बात यह बोली है, उसका निश्चित रूप से हमको संज्ञान लेना चाहिए कि वहां पर एनसीईआरटी के लोग अपने लोगों को ऑबलाइज करने की दृष्टि से ऐसे लोगों को बुला लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए, इस पर निश्चित रूप से रोक लगनी चाहिए, चाहे कोई भी सरकार है। और मैं तो कहता हूं कि एक ही सब्जेक्ट के दो लोगों को बुलाना चाहिए, और वहां पर वो क्रॉस टैली होनी चाहिए कि क्या दोनों में मत की समानता है क्या। कहीं अगर मत भिन्नता है तो वहां पर उस ऐसे सब्जेक्टों को बहुत संवेदनशीलता के साथ शामिल करने का काम एनसीईआरटी को करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात चंद्रशेखर जी ने आज बोली है, और इस प्रवृत्ति पर एनसीईआरटी पर रोक लगनी चाहिए। ये मैं यहां पर बहुत स्पष्ट तौर पर जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। चलिए, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर हेमंत भाई गोयल जी, प्रियदर्शी भट्टागर जी और प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा जी। तो कुल मिलाकर देखिए, अब सवालों के घेरे में एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी सवालों के घेरे में इसलिए है क्योंकि जो कुछ वो इन चीजों में, या जो चीजों को किताब के जरिए पेश कर रही है, उससे साफ तौर पर समझ आता है कि आखिर कितना द्वेष फैल सकता है, किस तरीके से क्षेत्रों के आधार पर लोग बढ़ सकते हैं।